कि कोई एक इंसान है वो 13-14 घंटे पढ़ रहा है, वो तब भी पास नहीं हो पा रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं मैं तो बस 7 घंटे पढ़ता था, 6 घंटे पढ़ता था और मेरा एग्जाम पास हो गया। सिर्फ मेहनत का रोल है, क्योंकि अब बिहार से हैं और बिहार के जो लोग हैं वो मेहनत करने में तो जाने नहीं देंगे दुनिया में किसी से। 2016 से कॉलेज ज्वाइन किया था, तब से मैंने न्यूज़पेपर को छोड़ा नहीं है, कंटिन्यू किया है। 9 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? हाँ सर, मतलब 2 से 9 दिन नहीं कंटिन्यूसली पढ़ा जाता है। 3 अटेम्प्ट लगे, तो मतलब ऐसा क्या ड्रॉबैक रहे? आप तो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में भी थे, तो इतना समय क्यों लगा यहाँ तक पहुँचने? सर थोड़ी गाइडेंस की कमी महसूस होती थी और मेंटरशिप इतना प्रॉपर नहीं हो पाता था, सारा कुछ अकेले ही करता था। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। सीएपीएफ पहचान सीरीज़ में आपका स्वागत है और आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर आशुतोष। आशुतोष ने ऑल इंडिया रैंक 113 हासिल की है सीएपीएफ एसी 2024 एग्जामिनेशन में, और आई होप कि इस जो कन्वर्सेशन से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो 2025 में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और यू विल गेट द आइडिया कि हम अगर लगातार मेहनत करते रहते हैं तो एक ना एक दिन वो मुकाम हासिल हो जाएगा। तो आशुतोष, अगर आप ही अपने बारे में बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर मेरा नाम आशुतोष है, मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे पापा जनरल स्टोर चलाते हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से की है, उसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स में किया था मैंने ग्रेजुएशन। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के दौरान मुझे लगा कि मतलब सिविल्स तो एक ही बार दे सकते हैं साल में, प्रीलिम्स एक ही बार होता है, तो जो मैंने तैयारी की है उसका कहीं ना कहीं और उपयोग किया जाए। तो सीएपीएफ का एग्ज़ाम मुझे पता चला दोस्तों के थ्रू कि सीएपीएफ एग्ज़ाम सेम पैटर्न पे होता है सिविल्स के, तो मैंने यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, तो सेम ही, तो फिर मैंने इसको भी अप्लाई किया, इसको भी देना चाहा। पहले कुछ अटेम्प्ट में तो मुझे निराशा हाथ लगी, एक बार तो 1 मार्क्स से भी रह गया था। उसके बाद फिर इस बार सक्सेसफुली मैंने क्वालिफाई किया है। चलो, बहुत मतलब समय तो लगा कि ये टोटल सीएपीएफ की बात करें तो सीएपीएफ का कौन सा अटेम्प्ट था आपका? 3rd अटेम्प्ट था सर। सीएपीएफ का 3rd अटेम्प्ट था। ग्रेजुएशन आपकी कब हुई? 2019 में हुई थी सर। 2019 में आपने ग्रेजुएशन की, उसके भी बाद तो थोड़ा कोविड का दौरान भी था, तो प्रिपरेशन में अप एंड डाउन इस तरीके का कुछ देखने को मिला? हाँ, 2 साल तो मतलब कि थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा था, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आए थे, लॉकडाउन भी था, तो थोड़ा डिसचैनलाइज्ड हो गया था प्रिपरेशन। लेकिन फिर जब चैनल पकड़ा तो उसके बाद से मैंने तैयारी किया था, तभी 2022 में 1 मार्क्स से रह गया था। ओके, तो इसमें जो मेनली आपने सिविल्स की तैयारी भी की और सीएपीएफ की तैयारी भी की, किसी और एग्ज़ाम को भी आपने ट्राई किया? हाँ सर, मतलब कि सेम पैटर्न के एग्ज़ाम को, डिफेंस के एग्ज़ाम को भी पैटर्न किया था, और आईबी का एग्ज़ाम भी दिया था मैंने, और बीपीएससी भी देता था। तो वो कुछ एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हो पाया? आईबी का इंटरव्यू दिया था मैंने, आईबीएससीआई का इंटरव्यू दिया था पिछले साल, और बीपीएससी का मेंस लिखा है। मतलब अगर कोई पर्सन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो ही शी शुड डाइवर्सिफाई हिज और हर ऑप्शंस, वो ज़्यादा सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस सिविल सर्विसेज की तैयारी आपको ये सिखा ही देती है कि आप डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ में जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको इतना पढ़ाने के लिए मजबूर कर देगी कि आप मतलब कि दूसरे एग्ज़ाम्स को टैकल करने का आप में ताकत हो सकता है, कैपेबिलिटीज आ जाएगी। अच्छा, अगर किसी पर्सन को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए या सीएपीएफ की उसको डायरेक्ट तैयारी करनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? सिविल सर्विसेज थोड़ा लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस है। अगर कोई पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो वो सीएपीएफ दे सकता है, लेकिन कोई अगर सीएपीएफ की तैयारी सिंपली अकेले करना चाहे उसको टारगेट करके तो दे सकता है। सीएपीएफ सिविल से कंपैरेटिवली थोड़ा इजी। जल्दी कौन सा अचीव हो पाता है दोनों में से? सीएपीएफ जल्दी अचीव हो पाता है, मुझे ये थोड़े प्रोसेस के बाद पता चला। तो 3 अटेम्प्ट लगे, तो मतलब ऐसा क्या ड्रॉबैक रहे? आप तो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में भी थे, तो इतना समय क्यों लगा यहाँ तक पहुँचने? सर थोड़ी गाइडेंस की कमी महसूस होती थी और मेंटरशिप इतना प्रॉपर नहीं हो पाता था, सारा कुछ अकेले ही करता था, तो एक ही लूप में फंस गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे वेरियस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता चला कि हाँ, गाइडेंस कहाँ से मिल सकती है, कौन कौन मतलब कि सीएपीएफ के पर्टिकुलरली हैं, तो आपके एकेडमी के आया था, उसके रूबरू हुआ तो फिर पता चला। तो अगर जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, हाल ही में अभी सीएससी का रिजल्ट आया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो क्या उनको सीएपीएफ पे फोकस करना चाहिए, नेक्स्ट ईयर के सिविल सर्विसेज पे फोकस करना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल फोकस करना चाहिए सीएपीएफ पे। लोगों में ये थोड़ा अभी अवेयरनेस नहीं है कि क्या बोलते हैं कि सीएपीएफ एकदम सेम पैटर्न पे है, आईपीएस इक्विवेलेंट जॉब है, ग्रुप ए सर्विसेज है, गैजेटेड ऑफिसर अब बनते हैं, तो लोग थोड़ा इसको
डाउनर साइड में रखते हैं, सिविल सर्विसेज को हायर साइड में रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रीलिम्स अगर नहीं भी क्वालिफाई हुआ हो तो आपको निराशा के तौर पे नहीं अपने आप को देखना चाहिए। यू आर नॉट अ फेलियर, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और है जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। बहुत कैंडिडेट्स हैं जो लास्ट के जैसे 50 डेज बचे हैं या 40 डेज बचे हैं, अगर उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है तो लास्ट के 40 डेज में भी वो अपना पूरा गेम चेंज कर देते हैं। आप भी उनमें से एक हैं। मैं अभी रघुल से मिला था 281 रैंक, वो भी ऐसे कैंडिडेट थे। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ डेडिकेटेड सीएपीएफ की प्रिपरेशन करते हैं और वो भी एक अच्छा रैंक लेके आते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गेम ये नहीं है कि अब सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। अल्टीमेट गेम ये है कि एक एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम की एक डिमांड है, तो आप वो फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, मतलब ये मैं जो ऐसा सोच रहा हूँ वो सही है या इसमें बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि मेरे डायरेक्शन से मैं ये सोचता हूँ कि अल्टीमेटली आप आईएएस बनते हैं तो आप नेशन बिल्डिंग में ही हेल्प करते हैं, और सीएपीएफ भी अगर आप क्वालिफाई करिएगा तो नेशन बिल्डिंग में ही हेल्प कीजिएगा। तो इंडिविजुअल ग्रोथ तो दोनों में ही होती है। इंडिविजुअल ग्रोथ दोनों में, और कंपैरेटिवली देखा जाए तो सीएपीएफ में ज़्यादा जल्दी प्रमोशन है, ज़्यादा जल्दी ग्रोथ ज़्यादा अच्छा है सिविल सर्विसेज के तौर पे। इसमें रैंक इंप्रूवमेंट का कुछ होता नहीं है, अगर आप एक बार क्वालिफाई हो गए तो हो गए, असिस्टेंट कमांडेंट बन गए। मतलब चाहे रैंक 1 आए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि रैंक 1 आए वो भी असिस्टेंट कमांडेंट है, लास्ट रैंक आए वो भी असिस्टेंट कमांडेंट है। बिल्कुल। उसमें एक हायरार्की सेट है कि पहले टॉप 100 में आएंगे वो आईएएस रहेंगे, फिर कुछ आईपीएस होंगे, फिर आईआरएस होंगे, और फिर फर्दर सर्विसेज 24 सर्विसेज हैं, वो पूरी इस तरीके से हायरार्की सेट है। बिल्कुल। वो मुझे लगता है कि अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट वो तैयारी में निकालते रहते हैं, और वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाती, क्योंकि आईएएस सब तो नहीं बन पाएंगे। इससे हार्ड ट्रूथ, ऑफ कोर्स सीट्स आर लिमिटेड। और अभी लास्ट ईयर का ही हम डेटा एनालाइज करें तो 28% कैंडिडेट्स ऐसे थे जो ऑलरेडी सर्विसेज में बिलोंग करते थे। कोई आईपीएस था, कोई आईआरएस था, या अदर सर्विसेज में बिलोंग करता, गवर्नमेंट सर्विसेज में बिलोंग करता था। लेकिन सीएपीएफ में अगर वो डेडिकेटली तैयारी करे तो आपको क्या लगता है कि कितना समय लगेगा एक कैंडिडेट को एग्जाम क्लियर करने में? मुश्किल से मुश्किल मेरे हिसाब से कि 2 to 3 ईयर्स लगने चाहिए। अगर सिविल ये सीएपीएफ बहुत ज़्यादा ही ईजियर साइड पे है। अगर सिविल्स का देखा जाए तो बहुत रेयरली होता है कि अगर डाटा को भी देखा जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई बच्चे निकालते होंगे। और तो इस तरीके की वीडियो देखते हैं कि वो लोगों ने 3 महीने में सिविल सर्विसेज निकाल के आईएएस बने, वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, मतलब कि 3 महीने में मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ होता नहीं है। उनको गाइडेंस अगर 3 महीने में कोई निकाल रहा है तो उसको इतनी तगड़ी गाइडेंस मिली हुई है कि वो 3 महीने में निकाल बचपन से जो तैयारी करता है वो रिवील नहीं कर रहा है। वो पार्ट उसको कोई फैक्ट है वो नहीं है, मिरर किसी के सामने नहीं है, सब मतलब कि वो बोल रहे हैं, झूठ ही बोलते हैं मुझे तो जहाँ तक लगता है। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बच्चे निकालते हैं उनको गाइडेंस बहुत प्रॉपर मिली होती है, या तो वो 2-3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं और कोई उनका सीनियर कोई होता है जैसे कि IIT IIMs में। लेकिन क्या सीएपीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं कैंडिडेट? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएपीएफ निकालना होगा तो क्या करना होगा उसको? सबसे पहले तो आपको बेसिक्स मजबूत करने पड़ेंगे। बेसिक्स मजबूट करने के बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद फिर आपको पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा। पीवाईक्यू लगाने के बाद आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, और यही सब मिला। अभी हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स इस बात से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि अभी आपने एक बोला कि सीएपीएफ के लिए 2 से 3 साल भी लग सकते हैं और सीएपीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाला जा सकता है। तो पूरा क्रक्स पॉइंट क्या है दोनों बातों का, कि कैसे कोई पर्सन को 2-3 साल लग सकते हैं और कैसे कोई पर्सन एक अटेम्प्ट में निकाल सकता है? उस सारा डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक्स कितने स्ट्रांग हैं, आपने बेसिक्स पे कितना टाइम दिया है। फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आपके, उसके बाद ही आप कर सकते हैं कि कोई फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ गया सिविल्स में, जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज चेक करते हैं वो, और इसमें कोई क्वेश्चन फैक्चुअल बेस भी होता है। तो आपने अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप फैक्चुअल तुरंत अप्लाई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो फिर आपको एज दे देगा दूसरों के ऊपर से। तो क्या सिर्फ मेहनत का रोल है? क्योंकि अब बिहार से हैं और बिहार के जो लोग हैं वो मेहनत करने में तो जाने नहीं देंगे दुनिया में किसी को भी। बिहार के कुछ कैंडिडेट्स, अब तो हर कैंडिडेट चाहे कोई भी स्टेट है, लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने लगे पड़े हैं, चाहे वो कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हो। मैं कई बार अपने एरिया में भी कई बार लाइब्रेरी विजिट करता हूँ या यहाँ पे लाइब्रेरी विजिट करता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ एग्ज़ाम कि वो एसएससी की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। लोग 7-7, 8-8 घंटे तो एक नॉर्मल पॉइंट हो गया कि इतनी तैयारी तो वो इतना तो डेली बेसिस पे पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो डिफरेंस कहाँ है कि कोई एक इंसान है वो 13-14 घंटे पढ़ रहा है, वो तब भी पास नहीं हो पा रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं मैं तो बस 7 घंटे पढ़ता था, 6 घंटे पढ़ता था और मेरा एग्ज़ाम पास हो गया। फील्ड में
फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि गाइडेंस और एक स्मार्ट वर्क का कंसेप्ट अभी जो चला हुआ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप 13 घंटा 14 घंटा बैठ के पढ़ क्या रहे हैं वो डिपेंड करता है। 7-8 घंटे में कोई 13-14 घंटे का इनपुट लेके चला जाए तो फिर आप उससे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं ना। और आप क्या पर्टिकुलरली क्या डिमांड है और क्या आप फुलफ़िल कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो आपने कैसे एग्ज़ाम की डिमांड को फुलफ़िल किया, किन किन चीज़ों पे काम किया, सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बताओगे? जैसे कि अगर PYQ लगाए तो कितने सालों के PYQ लगाए या PYQ नहीं लगाए, तो इस तरीके से मैं जानना चाहता हूँ। नहीं सर, एग्ज़ाम्स में तो PYQ का बहुत ज़्यादा रोल रहा। तो PYQ तो मैंने 15 साल के PYQ लगाए थे, जिनके आंसर UPSC दे रखे हैं उनको भी लिया मैंने UPSC के आंसर को, और नहीं भी मिले तो फिर मैंने अपने से रिसर्च करके उस पर आजकल तो गूगल पे हेल्प हो जाती है सारी। उसके बाद फिर मैंने PYQ को एनालिसिस ऐसे किया था कि मतलब कि उसका क्वेश्चन ब्रेकअप देखा था कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दे रहा है UPSC। फिर देखा कि मैथ एक मेजर चंक ऑफ पोर्शन है, 20 to 25 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स आते हैं। तो फिर मैंने मैथ के ऊपर भी काइंड किया, साइंस आते हैं, हिस्ट्री यहाँ से आती है, ये सारी चीज़ों को मैंने एनालिसिस किया। उसके बाद मैंने अपने प्रिपरेशन तो हिस्ट्री से पढ़े हुए हो, बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री से बहुत डरते हैं जी। अगर CAPF की बात करो तो CAPF में तो ज़्यादा ही डर का माहौल रहता है हिस्ट्री में, क्योंकि UPSC क्वेश्चन भी इस टाइप के पूछती है। वेटेज एंशंट की, मिडिवल की और आर्ट एंड कल्चर की अगर वो बढ़ा देती है तो वो क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं इजिली स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो अभी एग्जाम है जिन स्टूडेंट्स का, वो हिस्ट्री को कैसे टैकल करें, आपका क्या एक्सपीरियंस है? अरे हिस्ट्री को पढ़ने के लिए मतलब कि आप अगर आपने एक बेसिक किताब पढ़ ली है पूरी, उसके बाद फिर आप है ना कोई रिवीजन मटेरियल की तरफ जा सकते हैं कि जैसे मार्केट। लूसेंट को कैसे देखते हो आप? लूसेंट एक बुक आती है जनरल नॉलेज की। जी मैंने पढ़ा है उसको, काफ़ी बेहतरीन बुक है वो। अगर जैसे कि एग्जाम के 10-15 दिन के पहले आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप चाहिए तो आप 10 बुक तो रिवाइज नहीं कर सकते। 50 पेज में ज्योग्राफी है, 70-80 पेज में साइंस है, तो वो काम कर जाएगा अगर आपका बेसिक्स पीछे से स्ट्रांग है, कहानी आपको पूरी पता है कि क्या होता है। आई डोंट नो कि मैं कितना सही हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि वो तो बच्चे बताएंगे या आप बताओगे। लेकिन मैं बच्चों को लूसेंट बहुत रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CAPF की कर रहे हो या सिविल सर्विसेज की कर रहे हो, आपको एक बार लूसेंट पढ़नी चाहिए, क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज बेस भी एग्जाम हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पार्ट। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ कि हिस्ट्री का ही मैं बच्चा हूँ, लेकिन मैं जितना भी बेसिक किताब पढ़ा, सतीश चंद्र, RS शर्मा, मॉडर्न इंडिया, तो कहीं पे भी मतलब विजयनगर एम्पायर में वो एक टर्म था, उसका टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसका कहीं पे वो जिक्र मेंशन नहीं था, लेकिन उस टर्म का पर्टिकुलर मेंशन उसमें था। इवन जो अभी हाल ही में सिविल सर्विसेज हुआ है उससे भी अभी एक बच्चा मेरे पास बुक लेके आया था, बोला सर देखो 7 क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने इसमें निकाल दिया। मैं तू 7 निकाल रहा है, मैं अभी 17 निकाल दूंगा बैठे बैठे। बिल्कुल, क्योंकि वो बुक है ही इतनी अच्छी। तो 400 पन्ने में आपका मतलब कि एक मैं बता दूं, हमारा कोई ऐसा टाई अप नहीं है लूसेंट से, लेकिन जो चीज अच्छी है देखो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा पार्शियलिटी नहीं कर सकते। क्या रिवीजन के लिए एक अच्छा सोर्स मैं समझता हूँ, एक लूसेंट आती है, एक अच्छा एक मैंने एक बुक पढ़ी हुई है मनोहर पांडे अरियंत की, वो भी एक अच्छा सोर्स रहता है। अगर आपने देखा हो तो हैंडी बुक रहती है, इतना साइज रहता है लगभग उसका, और 400-500 पेज की बुक है। बहुत अच्छा बुक है, मैंने देखा है उसे। पेपर 2 को कैसे मैनेज किया आपने? क्योंकि पेपर 2 तो सिविल सर्विसेज से काफ़ी अलग है। हाँ सर, पेपर 2 के लिए मैंने सिविल्स में आंसर राइटिंग तो मुझे था पता, आंसर राइटिंग आती थी मुझे, मैंने मेंस दिया था सिविल्स का। उसके बाद फिर मैंने इसका जो एसे का पोर्शन था उसको देखने के लिए फिर मैंने थोड़ा इसका देखा कि एसे में पूछते क्या है बेसिकली। तो जैसे यूपीएससी का एसे आता है उससे फार डिफरेंस था, इसका डिफरेंस है टोटली। तो उस पर फिर मैंने एसे का उसके स्फेयर में काम किया कि मतलब कि डिफेंस के नॉलेज का ज़्यादा चाहिए इसमें। वुमेन का डिफेंस में रोल क्या है, या मतलब अपब्रिंगिंग को करंट अफेयर्स चल रहा है उस पर ऐसे पूछ देते हैं ये। तो फिर मैंने उसके ऊपर तैयार किया, और मोस्टली मैंने पेपर 2 का ये तैयार किया था कि पेपर कंप्लीट होना चाहिए, तो मैंने टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस किया था। वो कैसे किया? खुद से प्रैक्टिस करके या टेस्ट सीरीज लगा के? टेस्ट सीरीज भी लगाया था और खुद से प्रैक्टिस भी की थी, और उसको एनालिसिस किया कि मैं कैसे। बहुत बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं और डरते हैं वो टेस्ट लगाने। ऐसा नहीं वो खरीदते नहीं है, खरीद के रख लेते हैं लेकिन लगाते नहीं है, लिखते नहीं है। तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? उनकी तरफ से ये लूपहोल है अपने प्रिपरेशन में, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि टेस्ट एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत आप अपने आप को जज कर सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ, आप यार किसी चीज का पैसा दे रहे हो तो पैसा वसूल करना तो आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। और चलो थोड़ा ये बताओ कि अगर 2025 वाले कैंडिडेट्स को कोई मैसेज देना चाहोगे, कोई टिप्स देना चाहोगे, तो क्या रहेगी? सर पहला तो कंसिस्टेंसी और
ऑनेस्टी ही मैं बोलूँगा कि आप उसके तहत हैं। तो दूसरा मेरे एक फ्रेंड ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि कभी भी आप अगर डिमोरलाइज होते हैं या कोई दिन आपका अच्छा नहीं जाता है तो बस आपको एक चीज़ बिलीव होना चाहिए अपने में। उसने बोला था कि आप है ना हर दिन कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, जीवन ऐसे ही चलता है, आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर आप बैठ के उसको एनालिसिस कीजिएगा कि पूरे दिन में आज मैंने क्या किया, तो आपने कुछ ना कुछ है ना अपने आप में ग्रोथ ही किया होगा, डाउन ग्रोथ नहीं किया होगा अपने आप। एक एनालिसिस से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है कि बच्चे जब टेस्ट लगाते हैं तो लोग उसके एनालिसिस करना भूल जाते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं, एनालिसिस उन्हें टाइम वेस्ट लगता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये भी उनका थोड़ा डिमेरिट में जाता है, क्योंकि एनालिसिस करने पे आपको एक तो सबसे पहले तो सही आंसर का पता चलता है, उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि बाकी 3 ऑप्शन हैं वो गलत हैं तो क्यों हैं। क्योंकि मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि पता चला था कि ये ना अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो सही आंसर के बनाने के एवज में गलत आंसर बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो गलत आंसर क्यों बन रहा है, किस पॉइंट से बन रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कभी कभी तो यूपीएससी ही हिंट दे देता है कि मतलब कि मैं अगले बार में ये कुछ पूछने वाला हूँ, कोई रिवर के ऊपर क्वेश्चन आया तो बाकी 3 रिवर हैं तो उसको भी पढ़ लो। तो ये चीज़ थोड़ा आगे व्यू पॉइंट खोल देता है। मतलब पेपर वन को हम कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो 20-25% तो कर ही सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू के पैटर्न को अगर मैथ्स तो पूरा चैप्टर तो रिपीट ही होते हैं, बस स्टेटमेंट चेंज होती है। बिल्कुल। तो करंट अफेयर्स का भी हमें आइडिया रहता है कि 1 वर्ड रहते हैं इस चीज़ में। करंट अफेयर कहाँ से करते थे आप? सर करंट अफेयर्स का ये था कि मटेरियल तो मैं मार्केट में जो मिलती है उसको तो पढ़ता ही था, बुकलेट वगैरह। बाकी मैं जब 2016 से कॉलेज ज्वाइन किया था तब से मैंने न्यूज़पेपर को छोड़ा नहीं है, कंटिन्यू किया है। 9 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? हाँ सर, मतलब 2 से 9 दिन नहीं कंटिन्यूसली पढ़ा जाता है, आप 9 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? मैं अगर नहीं भी पढ़ता हूँ तो मैं बैग में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? पहले हिंदू पढ़ता था, अब तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ। कोई रीजन चेंज करने का? नहीं, मतलब कि बस ऐसा ही चेंज कर दिया था कि बहुत ज़्यादा उसके फॉन्ट से अवेयर हो चुका था तो अब चेंज कर दिया इसीलिए बस। अच्छा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं इंग्लिश सेक्शन से जो पेपर 2 में है, तो वो कैसे टैकल करें उस चीज़ को, कुछ बता सकते हैं उनके लिए? सर ऐसा कुछ अब रहा नहीं इस दुनिया में कि अचीव ना किया जा सके। अब हर चीज़ आपका, हर रिसोर्सेज फिंगर टिप्स पे है, बस आपको खोजना आना चाहिए, सही गाइडेंस होना चाहिए, सही खोजना, आपको सही पर्सन आना चाहिए। हर चीज़ मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन रिसोर्सेज है। और इंग्लिश एक तरह का लैंग्वेज ही है, उसको भी किसी ने सीखा है, बनाया है, कन्वर्सेशन का माध्यम ही है, तो पढ़ने में इतना दिक्कत तो आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना आना चाहिए? आज के स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया बेनिफिशियल है या नेगेटिव है, इसको कैसे देखते हो आप? वो आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आजकल तो एल्गोरिथम्स चलते हैं कि आप जो देख रहे हैं आपको वो दिखाते रहेंगे, तो आपको खुद ही आना चाहिए टाइम मैनेजमेंट कि मैं कितने देर देखूंगा, क्या देखूंगा, क्या अच्छा है। क्योंकि हर चीज़ का 2 पहलू होता है, प्रो एंड कॉन्स हर चीज़ के हैं, तो आप हर चीज़ का कॉन्स तो देख नहीं सकते हैं। जो 2026 के कैंडिडेट्स हैं, जो ये अभी समय है जिनकी तैयारी में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा सर कि मतलब कि अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें वो, और सही डायरेक्शन में तैयारी करें, कि कुछ भी ना पढ़ लें, क्योंकि एग्ज़ाम का दायरा कुछ भी पढ़ने का नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि टॉपर पता नहीं कहाँ से बन के आता है, आपका क्या कहना है इस बारे में? इंसान खुद ही में टॉपर है, खुद ही में टॉपर होता है। हर इंसान को खुद ही से लड़ाई करनी पड़ती है, कोई दूसरा टॉपर तो होता नहीं है। मैं भी कल तक दूसरे साइड ही था पोडियम के, आज इस साइड हूँ, तो वैसा बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप बच्चे ने भी चीज़ें सीखी होंगी। मुझे जो सबसे इम्प्रेसिव पॉइंट लगा वो लगा कि 9 साल से आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एंड आई वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर दिस, क्योंकि इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इट्स नॉट ए जोक। तो थैंक यू सो मच आशुतोष, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। थैंक यू। आपको क्या अच्छा लगा इस पूरी कन्वर्सेशन का, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।